चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। मेटल और नॉन मेटल को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स जो हैं वैसे सबस्टांस होते हैं जिनको फर्दर सिंपलर भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है, या जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा है सेमी मेटल्स या मेटेलोइड्स। इन एलिमेंट्स को आप कहाँ पर पढ़ेंगे? ये पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, और एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स या मेटेलोइड्स में। मेटल्स क्या होते हैं? जिनके पास कुछ खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, वो मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल्स लगभग मेटल्स के अपोजिट प्रॉपर्टी रखने वाले को कहा जाता है, और सेमी मेटल या मेटेलोइड जो होते हैं उनके पास में मेटल और नॉन मेटल लगभग दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है। कभी मेटल के जैसे, कभी नॉन मेटल के जैसे बिहेव करते हैं, तो वो सेमी मेटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम लोग को जानना है मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मान ली 2 व्यक्ति है, या आपके क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, तो उन 2 स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे कभी कभी टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ने वाले, अधिक पढ़ने वाले और कम पढ़ने वाले बच्चों के बीच में बांट सकती हैं। कभी कभी उन्हें हाइट के अनुसार बांटा सकता है कि जो स्टूडेंट की हाइट 6 फीट है, कुछ स्टूडेंट की हाइट 5 फीट होगी, कुछ की 4 फीट होगी, तो वैसे स्टूडेंट जो 5 से 6 फीट के बीच में है, वैसे स्टूडेंट जो 4 से 5 फीट के बीच में है, लंबाई के बीच में। अच्छा, और क्या हो सकता है बांटने का तरीका? कलर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, बॉयज़ जो हैं वो एक तरफ, गर्ल्स जो हैं वो एक तरफ, जिन स्टूडेंट के कलर जो हैं ब्लैक हैं वो एक तरफ, जिनके ब्राउन है वो एक तरफ, इस तरह करके भी बांटा जा सकता है। तो कहीं न कहीं प्रॉपर्टी का, गुणों का आधार लिया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 पर्सन्स को। उसी तरह से मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रॉपर्टीज का आधार लिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो प्रॉपर्टीज कितने तरह की होगी? प्रॉपर्टीज 2 तरह की होगी। पहला होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या है? मेलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी वजह से मेटल को जब हम लोग हैमर करते हैं, यानी उसके ऊपर जब हथौड़ा बरसाते हैं, तो वो क्या होता है, पतले शीट में बदल जाता है। यानी उसका जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो घट जाता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एक ब्रिक लिए हम लोग आयरन का, अगर उस पर हैमरिंग करते चले जाएं तो उसका क्या होगा, लेंथ में वृद्धि हो जाएगा, ब्रेथ में भी कुछ वृद्धि हो जाएगा, और उसकी जो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वो कम हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, शीट में बदल जाएगा। तो वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी मेटल पीटे जाने पर शीट में बदल जाता है, वह कहलाता है मेलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, सबसे अधिक मेलिएबल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो क्या करते हैं, मेटल को वायर के शेप में आने में मदद करते हैं। जब भी मेटल हम लोग कहीं मिलता है तो वो डिफॉर्म्ड शेप में होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। उस शेप से हमको दूसरे शेप में बनाने के लिए या तो उसको मेलिएबल करना होता है या तो डक्टाइल करना होता है, जिस तरह से हमको वो चाहिए उसके अनुसार से। तो जब हम लोग को वायर बनाना होता है तो वायर का शेप एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो वायर को बनाने के लिए मेटल्स को स्ट्रेच करना होता है, खींचना पड़ता है, और वो टूटता भी नहीं है,
तो वह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी वह प्रक्रिया जिसके वजह से मेटल्स जो होते हैं वो वायर के शेप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। गोल्ड जो है इसमें भी सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सह सकता है और टूटता नहीं है, तो ये मेटल मेलिएबल भी अधिक होता है, डक्टाइल भी अधिक होता है। आप समझ सकते हैं इसका अंदाज़ा इस बात से कि 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 1 से 2 किलोमीटर लंबे वायर में बदल सकते हैं। अगर 1 ग्राम गोल्ड को लिया जाए और उसको वायर का शेप दिया जाए तो लगभग 2 किलोमीटर का तार इससे बनाया जा सकता है। यह जरूर होगा कि उस वायर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही कम होगा, वो वायर टूट जाएगा, बीच से टूट सकता है, बहुत ही कमज़ोर बनेगा, लेकिन चूंकि उसकी डक्टिलिटी अधिक होती है इस कारण से गोल्ड जो है 1 ग्राम गोल्ड से महज 2 किलोमीटर लंबा वायर भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं। इसी कारण से जितने भी वेसल्स बनते हैं उन वेसल्स में, भोजन पकाने के जो वेसल्स बनते हैं उन वेसल्स में मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जितने भी ये क्या कहते हैं वायर्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी काम किया जाता है, उसमें भी मेटल का यूज किया जाता है। मेटल्स अपने से होकर करंट को पास करने देते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर। वहीं अगर पीवीसी या रबर की बात करें तो वह जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। मेटल्स जो है अपने से होकर के हीट को भी पास करने देते हैं। जैसे सिल्वर की अगर बात की जाए तो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए गोल्ड का तो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए गोल्ड जो है सिल्वर से बहुत ही कम विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो मेलिएबिलिटी में या डक्टिलिटी में गोल्ड ज़्यादा है, लेकिन कंडक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। अगला प्रॉपर्टी है मेटल का कि मेटल लश्चरस होते हैं, चमकदार होते हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है क्योंकि एक तो उसकी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी हाई होती है और दूसरा उनका जो शाइनी सरफेस होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, तो वो चमकदार हो जाते हैं। और तीसरा जो हम बताया आपको कि वो जनरली आमतौर पर नॉर्मली कंडीशन में सभी से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीडाइज बहुत देर से होता है, और गोल्ड तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सिल्वर का इस्तेमाल मिरर को पॉलिश करने में किया जाता है। मिरर के पीछे जो प्लेन परत मिरर होती है, हाँ प्लेन मिरर के पीछे जो परत होती है उसमें सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था पहले। अब जो है उसकी जगह पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है सिल्वर से। मेटल्स अपना चमक खो देते हैं जब उनको हवा में बहुत देर तक रखा जाता है और क्या हो जाते हैं डल अपीयरेंस, यानी कि क्या कहते हैं उसको, फीका पड़ जाता है चमक उनका। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है ऑक्साइड का, कार्बोनेट का या सल्फाइड का उसके सरफेस पे बैठ जाता है, और तब हम लोग कहते हैं कि मेटल जो है वो क्या हो गया, करोड हो गया। करोड का मतलब क्या है, किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी से, जैसे कि ऑक्सीजन के प्रभाव से या एसिड के प्रभाव से या सल्फाइड के प्रभाव से, इन सब तरह के किसी भी गैसेस के प्रभाव से जब मेटल के ऊपर एक परत जम जाती है तो हम लोग कहते हैं कि मेटल जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है, और वो धीरे धीरे मेटल को ईट अप कर जाता है, समाप्त कर देता है। अगली जो उसकी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो हैं जनरली क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। दो मेटल को छोड़ दीजिए, सोडियम को और पोटेशियम को और सीजियम को भी, तो इन कुछ मेटल्स को छोड़ करके जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो ज़्यादातर मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सभी एक जैसे हार्ड नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ कम हार्ड होता है। सोडियम, पोटासियम, सीजियम ये सब सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं जिसको कि हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, तो ये सब एक्सेप्शन वाले में याद रखना है। एक्सेप्शन के केस में
ज़्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटासियम, सीजियम वाला जैसे मेटल्स हैं ये सब सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से काटा जा सकता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर वही छोड़ देंगे सोडियम, पोटासियम, सीजियम को, क्योंकि ये सब तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, दैट इज दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग और ब्रेकिंग। तो मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर वजन को झेल लेते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में भी जानते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू बियर लोड्स। क्योंकि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, हाई होता है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैंस मेटल्स आर यूज्ड एज या यूज्ड इन, जैसे आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, जेसीबी वगैरह में लार्ज वेट्स को उठाने के लिए, और जैसे एलिवेटर्स हो गया, या लिफ्ट जिसे आपका है, लिफ्ट में पर्सन्स को कैरी जो किया जाता है कंपार्टमेंट में, उस कंपार्टमेंट में क्या लगा होता है, एल्यूमिनियम का रोप लगा होता है या आयरन का रोप लगा होता है। वो रोप से ही इसको खींचता है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, अधिक से अधिक वजन उठाने की क्षमता होती है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्शन मर्क्यूरी याद रखना है। मर्क्यूरी को छोड़ करके बाकी जितने मेटल होते हैं लगभग सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मर्क्यूरी जो मेटल है वह लिक्विड होता है और टेम्परेचर के प्रति जो है, टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। इसलिए लिक्विड मर्क्यूरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में किया जाता है। किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। और इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है, कहाँ होता है, बैरोमीटर में, एल्टीट्यूड मापने के लिए, या ब्लड प्रेशर मापने में भी मशीन में इस्तेमाल होता है मर्क्यूरी का। बैरोमीटर में। मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, एक्सेप्ट अगर कहा जाए सोडियम और पोटेशियम के। जैसे आयरन हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का 1083, सोडियम 98 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटाशियम का 64। और पहले बताएं सोडियम, पोटाशियम, गैलियम ये सब जो है, या सीजियम, ये सभी सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें एक्सेप्शन में, क्योंकि सोडियम का, पोटासियम का, गैलियम का, सीजियम का ये लो चारों मेल्टिंग तब पॉइंट तो पर। सेमी मेटल्स भी कहलाएगा ना। हाँ, ये चारों तब तो सेमी मेटल्स भी हो नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेटल है, मेटल है एक्सेप्शन में, सेमी मेटल नहीं है, मेटल्स है एक्सेप्शन में। आयरन का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। वहीं पर कुछ सॉफ्ट मेटल हैं, जो मेटल ही सॉफ्ट है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, तो ये सभी एक्सेप्शन में आएंगे। सीजियम और गैलियम जो है, ये ऐसे सॉफ्ट मेटल्स में से आते हैं कि अगर इनको आप अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये आपके मुट्ठी में पिघल जाएगा। सर उसका कोई एलिमेंट भी बनता है, मतलब जिससे कि पता चल सके मार्केट में भी कि ये सीजियम है। सीजियम बहुत चीज़ में इस्तेमाल होता है, सीजियम अलग से भी मिल जाएगा बाजार किस किस चीज में भी इस्तेमाल होगा? में, वहाँ मिलेगा भागलपुर में। नहीं नहीं, मतलब इस्तेमाल किस किस चीज में होता है? डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है सीजियम का। कौन सा मशीन है पर्टिकुलर ये जानना है। हाँ। जो वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह बनते हैं ना, हाँ। तो उसमें इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन का जो जीपीएस आपका काम करता है, तो हाँ। जीपीएस में भी सीजियम रहता है, एटॉमिक। जीपीएस में सीजियम? हाँ,
जीपीएस मशीन जो मोबाइल में लगा रहता है उसको बनाने में सीजियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सीजियम का क्लॉक बनाया जाता है, एटॉमिक क्लॉक। ठीक। और भी बहुत जगह बहुत इस्तेमाल किया जाता है सीजियम का, कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है गैलियम सीजियम का हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इस्तेमाल होता है। कैंसर को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है आपका सीजियम का। ठीक है। हाँ। मेटल की डेंसिटी जो होती है बहुत ही हाई होती है। सोडियम पोटासियम को छोड़ देंगे फिर आगे, क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो जब मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाएगा। आयरन की डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सोडियम की डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। पोटासियम की 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो देख सकते हैं कहाँ इसकी 7.8 है और कहाँ इसकी 0.97 और 0.86 है। तो ये सभी लाइट मेटल्स में आते हैं एक्सेप्शन में। लाइट मेटल्स की जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है, जबकि हैवी मेटल्स की डेंसिटी अधिक होती है। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब उनका एक खास साउंड होता है। जब उनको किसी सबस्टांस के द्वारा हिट किया जाएगा तो वो एक खास तरह का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। उस साउंड को कहता है मेटेलिक क्लिंक। मेटल पे जब किसी चीज़ से हैमर किया जाएगा, जैसे घंटी बजता है, तो उसका एक अलग आवाज़ है। वुड पर अगर किसी चीज़ को पटकेंगे तो उसका आवाज़ बहुत ही कम होगा, जबकि मेटल पे अगर किसी चीज़ को पटका जाएगा तो उसका आवाज़ अधिक होता है। और मेटल की अपनी खास दो चाबी आपस में टकराएंगी तो उसकी आवाज़ अलग होता है। समझ में आता है कि चाबियां बज रही हैं या कोई मेटल बज रहा है, तो उस आवाज़ को कहा जाता है मेटेलिक क्लिंक। रंग की अगर बात की जाए तो मेटल्स का जनरली कलर होता है सिल्वरी या ग्रे। कॉपर का और गोल्ड का कलर अलग होता है। गोल्ड का लगभग येलो होता है और कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात थी मेटल्स की। क्लियर है? हाँ। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के अपोजिट में होंगी। मेटल्स जो है डक्टाइल और मेलेबल होते थे, तो नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होंगे ना ही मेलेबल होंगे। इनफैक्ट वो ब्रिटल होते हैं, उन पर अगर थोड़ा सा उनको ठोकर लग जाए तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इजिली। तो ब्रिटलनेस कहा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका? नॉन मेटल का। जबकि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी किसका है? मेटल्स का। नॉन मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं। एक खास केस है एक्सेप्शन में, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में जब होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और ये हम बता चुके हैं आप लोगों को क्यों करता है, इसके स्ट्रक्चर के कारण। ये कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में बताए थे कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और लेयर में होता है, तो इस कारण से उसका एक एटम फ्री रहता है। वही एक एटम सबका फ्री होकर के और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तीसरा है मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स मेटल की तरह लश्रस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लश्रस होते हैं, यानी इनकी चमक नहीं होती है, ये शाइनी नहीं होते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन याद रखना है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनी होता है या लश्रस होता है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट कौन? डायमंड, जो क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड होता है। डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है, जबकि अदर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस नोन। डायमंड जो है अभी तक का जानने वाला सबसे कठोर नेचुरल सबस्टांस है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स कठोर नहीं होते हैं। दे कैन इजिली ब्रोकन, आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि जनरली अगर कहा जाए तो जनरली आपको सॉलिड स्टेट में
या गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन में कौन होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है। हम्म। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी सॉलिड नॉन मेटल्स के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसियस नॉन मेटल के उदाहरण है। और ब्रोमीन जो है ये लिक्विड नॉन मेटल है। यह एक्सेप्शन में पूछा जाता है कि ब्रोमीन जो है वो कौन सा नॉन मेटल है, तो वो लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। नॉन मेटल्स के पास कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट सबस्टांस नोन ऑन अर्थ। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस। सल्फर का 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और डायमंड का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बहुत ही अधिक। आयरन का भी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। टंगस्टन का 3310 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। तो डायमंड का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए टंगस्टन का वायर को ड्रॉ करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि डायमंड उसमें जलता नहीं है। नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी होता है, इसका मतलब क्या है? वो हल्के होते हैं। जैसे सल्फर मात्र 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन का हम लोगों ने देखा था कितना था? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या था? डेंसिटी था। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली नॉन सोनोरस होते हैं, यानी इनकी आवाज़ कुछ खास नहीं होती। दे डो नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, जबकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। और नॉन मेटल कलर अलग अलग हो सकता है। सल्फर जो है येलो कलर का होता है, फास्फोरस व्हाइट या रेड कलर में आता है, ग्रेफाइट कलर ब्लैक होता है, क्लोरीन जो है येलोइश ग्रीन कलर का होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ये सभी नॉन मेटल्स हैं। जहाँ पर कि हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। एक गोल्ड था जो येलो कलर का था, और कॉपर था जो कि रेड ब्राउन कलर का था। बाद बाकी जो मेटल्स होते थे वो जनरली ग्रे या सिल्वर कलर में थे। जबकि नॉन मेटल का बहुत अलग अलग रंग होता है। सल्फर येलो, फास्फोरस व्हाइट या रेड, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का, क्लोरीन येलोइश ग्रीन रंग का होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलरलेस होता है। एक्सेप्शंस की बात की जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक बार, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखा जाए तो नॉन मेटल एक्सेप्शन में होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा? ग्रेफाइट। सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, ग्रेफाइट करता है। लस्टर की बात की जाए चमक की, तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन जो होता है वो लस्टरस होता है। ग्रेफाइट भी कुछ हद तक लस्टरस होता है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर बात की जाए तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अल्कली मेटल्स में आपका कौन कौन सा आ जाता है? वही पोटासियम, सोडियम, यही सब मेटल। नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड, जो क्या होता है? हार्ड होता है। फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं फिजिकल स्टेट में। छोड़ दिया जाए किसी को तो कौन को छोड़ देंगे? मरकरी को। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसको छोड़ दें? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सीजियम, इनको छोड़ करके। डेंसिटी की बात की जाए तो मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का लो डेंसिटी होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अब चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ समाप्त हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं।
तो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि ऐसा होता है नेचर में बेसिक होता है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जब हम लोग किसी बाइनरी कंपाउंड को लिखते हैं तो उसकी वैलेंसी ट्रांसपोज जाती है, Na के पास में O की वैलेंसी आ जाएगी और O के पास में Na की वैलेंसी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा Na2O। सोडियम और पोटासियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि यदि उसको हवा में रख दिया जाए, एयर में, तो वो क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा अपने आप। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। वाटर में भी ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वाटर में नहीं रखेंगे, रखेंगे कहाँ, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। एयर में भी नहीं रखते हैं और वाटर में भी नहीं। किसको, पोटासियम को और सोडियम को। लिथियम भी सोडियम की तरह ही रिएक्टिव होता है। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं वो अल्कली फॉर्म करते हैं, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो होता है वो होता है बेसिक, और वह बेसिक नेचर जो उसका होता है, जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा बेस, तो वह अल्कली कहलाएगा। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं अल्कली देते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड पानी में घुल जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटासियम ऑक्साइड भी पानी में घुल जाता है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम मेटल की बात की जाए तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसको हीट करते हैं हम लोग मैग्नीशियम मेटल को, तो वो जलता है एयर में और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट देता है। क्या बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, जो एक वाइट पाउडर होता है। चैप्टर 1 जब कराए थे तो इसका रिएक्शन भी हम दिखाए थे, किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, तो उसको आप वहाँ के वीडियो से देख लीजिएगा। मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है फायर के ऊपर रख करके, तो वो डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है, और व्हाइट कलर का वहाँ पर जो हम लोग को पाउडर मिलता है, वो व्हाइट पाउडर जो होता है वही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। उसी से चौक बनता है। ना जी, चौक तो कैल्शियम से बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी में घुलाया जाए तो ये कुछ हद तक पानी में घुल जाता है, पूरा तो नहीं घुलता है, और घुल करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो MgOH2 जो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी कैसा होता है, वाटर में अल्कली फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है, एल्यूमिनियम मेटल जलता है एयर में हीट करने पर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। Al प्लस O2 गिव्स Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक किसको कहा जाता है, जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों क्वालिटी हो, यानी जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट दे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे तो भी सॉल्ट दे, तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं, दोज ऑक्साइड्स विच shows or exhibit property of metal, properties of acid and base both are called amphoteric oxide। वैसे ऑक्साइड जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर देता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है और वाटर देता है। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वह बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और वाटर देता है, यानी Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और H2O। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा CBSE का पसंदीदा रिएक्शन है, पूछ लेता है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया एसिड के साथ, क्या बनाया, सॉल्ट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया HCl के साथ, बनाया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। वहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और क्या बनाया, वाटर दिया NaAlO2। नाम क्या हुआ इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है। हाँ। इस रिएक्शन में यहाँ पर ये एसिड की तरफ, एसिड के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट दिया, यानी कि ये बेस की तरफ बिहेव किया। इस रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्ट किया और सॉल्ट दिया, यानी किस तरह बिहेव किया, एसिड की तरफ बिहेव किया। जिंक मेटल जलता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर और जिंक ऑक्साइड देता है, Zn+O2 गिव्स ZnO। अब जिंक ऑक्साइड जो होता है यह भी एम्फोटेरिक होता है नेचर में, यानी कि जिंक ऑक्साइड भी एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। जैसे यहाँ देखते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, जिंक क्लोराइड देता है ZnCl2 और H2O देता है। तो यहाँ HCl जो है ये क्या है, एसिड है, एसिड के साथ ZnCl2 क्या है, सॉल्ट है। तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट किया तो क्या मिला हमको, सॉल्ट और वाटर मिला, यानी कि ये ZnO यहाँ पर जो है ये कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। वहीं पर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और वाटर। तो ZnO एसिड रूप में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट किया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 दिया और H2O वाटर दिया। अब याद रखेंगे सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2, ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। यहाँ पर ये सॉल्ट मिल रहा है, ये सब रिएक्शन याद रखना है। ये यहाँ पर बेस है, इसके साथ एसिड रिएक्ट किया तो ये क्या दिया, सॉल्ट और वाटर दिया, यानी ये कैसा रिएक्ट किया, एसिड। आपसे कहेगा इज ZnO एसिडिक और बेसिक, तो दोनों। एक्सप्लेन विथ रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको लिखना होगा ZnO इज एसिडिक as well as basic in nature. It means it is an amphoteric oxide, that is it reacts with both acid and base to give salt and water. Reactions are given as follows या belows। ये एक रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, दोनों ए और बी करके इसमें देना होगा। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है एचडी ऑक्साइड की तरह बिहेव किया, इसके पहले वाला में बेस की तरह बिहेव किया था। ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है, उस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो सरफेस होता है मेटल्स का, जैसे कि मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, लेड का, ये सभी एक पतला परत के साथ उसके ऑक्साइड के पतले परत के साथ बैठ जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है और इसको बाद के ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो इसमें कौन कौन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये सब। अब वहीं पर अगर बात करेंगे आयरन का, तो आयरन के ऊपर जो परत बनता है Fe3O4 का, आयरन ऑक्साइड का, वह तो उसको और करोड़ कर देता है, जला देता है, यानी रस्ट लग जाता है, खत्म हो जाता है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम को यदि पानी में भी छोड़ दिया जाए तो वाटर के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर डिपोजिट हो जाता है, इस तरह डिपोजिट हो जाता है कि और फर्दर एल्यूमिनियम जो है उसको वो नहीं खा सके, नहीं खराब कर सके। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है एल्यूमिनियम, लेकिन उसके बाद फिर नहीं होता है। आयरन मेटल की बात की जाए
आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर बहुत तेज हीट किया जाए तो आयरन गलेगा नहीं, मतलब जलेगा नहीं, गल तो जाता है, जलेगा नहीं। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में और बनाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड क्या है? Fe3O4 को आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। आयरन 2,3 ऑक्साइड। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, विद्यासागर की बुक आती है, इसको खरीद लेना है। इसमें जितना भी नाम दिया हुआ है उसमें रिएक्शन सब के नाम या कंपाउंड्स का नाम उसको याद कर लेना है। Fe3O4 FeO और Fe2O3 के मिलने से बनता है Fe3O4। आयरन मेटल का पीस जो है वो कभी जलेगा नहीं आयरन आग में, लेकिन आयरन के अगर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हों, जिसे बुरादा कहते हैं जिसको, अगर वो हो और उसको अगर हम लोग छीटें बर्नर के ऊपर तो वो जलता है। तो ये याद रखेंगे, आयरन मेटल के बड़े बड़े पीस तो नहीं जलेंगे, लेकिन उसके बुरादे को अगर जलाया जाए तो वो जल जाता है। वहीं कॉपर मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर नहीं जलता है। कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, बहुत लंबे समय तक हीट करने के बाद ब्लैक सबस्टांस बनाता है कॉपर 2 ऑक्साइड CuO। ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, फर्स्ट चैप्टर में। इससे वापस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाने के लिए इस पर क्या करते थे? हाइड्रोजन डालते थे। तो हाइड्रोजन क्या करता था? ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता था और हमको बाद में कॉपर वापस मिल जाता था रेडिश ब्राउन कलर में। गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट करने पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, क्रोड नहीं होते हैं। यह भी एक वजह है कि इसका ऑर्नामेंट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है इतना? थोड़ा, हाँ इतना ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है। जनरली मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और मेटल हाइड्राइड या मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो ये रिएक्शन रहेगा इस तरह से, मेटल प्लस वाटर। वाटर हॉट हो सकता है या कोल्ड भी हो सकता है। दोनों ही केस में क्या मिलेगा हमको? मेटल हाइड्राइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। मेटल जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल हाइड्राइड कब बनेगा? जब वाटर जो है हॉट रहे या कोल्ड रहे, तब बनेगा। और जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, स्टीम में क्या होता है? गैस होता है, गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर होते हैं। तो जब गैस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तब यहाँ बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। तो कुछ मेटल्स कितने तीव्रता से रिएक्ट करेंगे, जो भी मेटल्स हैं वो कितनी तीव्रता से रिएक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी रिएक्टिविटी पर, कि वह कितने रिएक्टिव है इस पर। जैसे पोटासियम जो है, सोडियम जो है, ये सभी जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं। जबकि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सभी लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये तो मॉडरेट होता है, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होने के कारण ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। तो मेटल की रिएक्टिविटी पर निर्भर करेगा कौन मेटल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, कितना तेजी या कितना धीरे धीरे। हालांकि यह भी तय बात है कि सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ में, कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे मेटल, तो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब स्टीम के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पोटासियम या सोडियम जो है बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ ही, और बनाता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर पोटासियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटासियम का फॉर्मूला के, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH। के की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी भी 1, तो दोनों की वैलेंसी ट्रांसपोज हो जाएगी, बनेगा KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और क्या मिलेगा, H2 मिलेगा और हीट एनर्जी मिलेगा। उस तरह से सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, विगोरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही अल्कली होता है, यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस। हाइड्रोजन मिलेगा और हीट एनर्जी मिलेगा। अब यह रिएक्शन जो है, यह रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, हाईली एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्शन इन विच हीट हीट, प्रोड्यूस करने वाला, हीट बाहर छोड़ता है। हाँ, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड या लिबरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो वो हो जाएगा हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सोडियम पोटासियम साथ रिएक्शन होता है वाटर का, वो होता है हाईली एक्जोथर्मिक। इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनता है वह बहुत तेजी से फायर पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है। और ऐसे भी हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होने के कारण बहुत तेज़ी से ये आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पानी के अंदर जब हम लोग सोडियम या पोटासियम डालते हैं तो वो क्या होता है, आग उससे निकलने लगता है। क्लियर है? हाँ। कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कैसे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन ये भी क्या है, अल्कली है, एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा और हाइड्रोजन गैस देगा और क्या करेगा, हीट एनर्जी लिबरेट होगा यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट एनर्जी लिबरेट नहीं होता है कि इसमें आग लगा दे। ठीक है। हाँ। तो इस रिएक्शन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हाइड्रोजन को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सके और हाइड्रोजन गैस को जला सके। लेकिन कैल्शियम मेटल्स क्या होता है, धीरे धीरे करके वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। जैसे अगर ये कैल्शियम मेटल का टुकड़ा है और इसको हम लोग डाल दिए हैं पानी के अंदर, तो क्या हुआ, इसका रिएक्शन जो होगा, अब जैसे साबुन का ज्यादा झाग होने के बाद उसका बुलबुला फटता है तो ऊपर थोड़ा मतलब जम जाता है, उस टाइप का ना। नहीं, इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है वह इसके नीचे की सतह से चिपक जाता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो लाइटर होता है, बहुत हल्का होता है। हालांकि कोई भी गैस जो है बबल्स पानी में ऊपर की ओर ही जाएंगे, तो इसके नीचे क्या होगा, बबल्स बन जाता है। यह बबल्स क्या करता है, इस कैल्शियम के टुकड़े को ऊपर की तरफ धकेल देता है और वह इसके सतह पर आ जाता है। वो कैल्शियम का टुकड़ा नीचे में उसके बबल्स रहते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो अगर मतलब सारा बबल्स निकाल दिया जाए फिर कैल्शियम का टुकड़ा डाला जाए तब तो वो अंदर फ्लोट नहीं करेगा। पहले इसे कैल्शियम का टुकड़ा डालेंगे तो वो अंदर जाकर डूब ही जाएगा, हाँ। फिर वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, तो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन गैस इसके नीचे के सतह पर चिपकता चला जाएगा और ये धीरे धीरे करके ऊपर चला आएगा, ऊपर तैरने लगेगा। मैग्नीशियम मेटल की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी उसको क्या करना होगा, हम लोग को थोड़ा सा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, यानी हॉट वाटर देना पड़ेगा। यानी उसको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी लेना लेना पड़ रहा है। उसके लिए मतलब क्या है, उसका रिएक्टिविटी कम है। इस तरह से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि रिएक्टिविटी के संदर्भ में इसको किस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। Mg सॉलिड स्टेट में H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है, MgOH देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। यह H2O जो होगा वो कैसा होगा, वार्म होगा या हॉट होगा, गर्म। जो पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल
फिर ये क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, किस कारण से, हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के कारण से। जिस तरह से कैल्शियम का, हाँ बोल रहे कि H2 जो हॉट वाटर होगा उसको मतलब किसी तरह से रिप्रेजेंट भी कराया जाएगा कि गर्म हो गई है, ठंडा, लिखेंगे ऐसा कुछ। हॉट, H2O हॉट जैसे लिखे हैं हम यहाँ पर, वार्म या हॉट ऐसे। अच्छा, मतलब वो रिएक्शन के नीचे H2O के नीचे लिख देंगे वार्म वाटर ना। हाँ, यहाँ लिखेंगे हॉट वाटर, ऐसे हॉट लिखेंगे। कोल्ड रहेगा तो यहाँ पर कोल्ड लिखेंगे। ठीक। सॉलिड स्टेट में तो यहाँ सॉलिड लिखे हैं, लिक्विड में तो यहाँ लिक्विड लिखे हैं, एक्वस में है पानी में घुला होता है एक्वस लिखे हैं, गैसीय स्टेट में तो जी लिखे हैं। जो मैग्नीशियम का मेटल होगा पानी में जाने के बाद वो अभी क्या कर लेगा, पानी के ऊपर आकर के तैरने लगेगा। ऊपर आकर के क्यों तैरेगा, क्योंकि उसके नीचे हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो स्टिक कर जाएंगे, इस कारण से। नाउ कैल्शियम मेटल जो है वह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम मेटल जो है हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है केवल और केवल। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम मेटल से। और कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। और सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम है। तो यहाँ से इन चारों के बीच में रिएक्टिविटी सीरीज देखने के लिए मिला कि पोटासियम जो है सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, और कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह से करके धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगा। कैल्शियम तो ये मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, यह कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यह स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और अपना करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ट्वाइस Al 3H2O। कैसा है, गैसियस फॉर्म, यहाँ जी लिख दिए हैं, इसका मतलब है कि ये स्टीम के फॉर्म में है। Al2O3 और H2 हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का 2, एल्यूमिनियम का 3, Al2O3। यह हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किस कारण से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिन एंड टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है बहुत ही कठोर एक सरफेस बना होता है, चढ़ा होता है, परत चढ़ी होती है एल्यूमिनियम के सरफेस पर, और वो परत जो होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। तो वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण यह जो है हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, जबकि कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, जो कि करोड कर देते हैं, जैसे आयरन के ऑक्साइड। जिंक मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ये जिंक मेटल है, ये वाटर है। कैसा स्टेट में, गैसेस स्टेट में, यानी वाटर वेपर है, स्टीम हो गया। तो जिंक वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस दिया, ZnO और H2। उस तरह से रेड हॉट आयरन यानी कि गर्म लाल आयरन जो होता है वह स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसके बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी। आयरन जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, फिर 3O4 और हाइड्रोजन गैस देता है। अब हाइड्रोजन गैस ही है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे, जब कोई जलता हुआ स्प्लिंटर या मैचस्टिक को हाइड्रोजन के सोर्स के निकट लाएंगे तो जो मैचस्टिक होगा वह पॉप साउंड के साथ जलने लगेगा। यही टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड देता है बर्निंग मैचस्टिक्स के साथ। पॉप साउंड मतलब वो ना सर, अगर पानी से गीला वो रुई या मतलब वो दिया को जलाने से चट जो ऐसा आवाज करता है उस टाइप नहीं का ना। नहीं, पॉपकॉर्न जब फटता है तो कैसे पॉप 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 आवाज करता है, हाँ फट हाँ। फट 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 इस तरह की आवाज होती है। अच्छा। मेटल्स जैसे कि लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये सब बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में कहलाते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इस चीज़ को याद रखना, ऐसे कैसे, मेटल व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब कितना तेजी ये रिएक्शन होगा डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या है उसकी, यानी कौन अधिक हम लोग जो है रिएक्टिव मेटल डाले हैं या कम रिएक्टिव मेटल डाले हैं। ये तो हम लोग एसिड बेस में पढ़े थे, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ में।
हाइड्रोजन गैस देगा। हम्म। जैसे एक एग्जांपल बताइए। जिंक एग्जाम्पल। H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला हो गया ना। हाँ डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हुआ, एसिड के साथ हाँ रिएक्शन है ना मेटल का, हाँ हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही ना। सॉल्ट कैसे बनेगा, हाँ। ये टूटेगा, जिंक इसके साथ जुड़ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। हम्म। सोडियम मेटल रिएक्ट करता है बहुत तेजी के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। यह रिएक्शन दिखाता है कि सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली रिएक्ट करने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम मेटल तेजी के साथ रिएक्ट करता है लेकिन वायलेंटली नहीं करता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। एल्यूमिनियम मेटल शुरू में तो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है जो कि उसको करोड़ होने से बचाती है। जब वो सारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत घुल जाती है एसिड में, उसके बाद फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल बाहर निकलता है और वह बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सेम तरीके से जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन इसकी जो तेजी होगी वो बहुत ही कम होगी, ये स्लो रिएक्शन होगा थोड़ा सा। जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन उस तरह से रिएक्ट करता है धीरे धीरे कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और आयरन 2 क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। आयरन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम जो है वो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है किसके तुलना में, कैल्शियम की तुलना में, जो कि ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है किसकी तुलना में, एल्यूमिनियम की तुलना में, जो ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में, जो ज़्यादा करता है किसके, आयरन की तुलना में। तो ये हो गया डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इस तरह से आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक मिलेगा आगे जाकर के, इसको आपको याद रखना होगा कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है। लास्ट में आता है कॉपर। कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, हम्म। एक चीज और याद रखिएगा, कॉपर जो है वो हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ या स्टीम के साथ, तीनों ही के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, हम्म। इसको भी याद रखना है। फिजिंग मतलब होता है बुलबुला आना, ज़्यादा होगा तब जबकि रिएक्टिव मेटल जो है डाइल्यूट एसिड में डाला जाएगा, या जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तब जो है बहुत ज़्यादा बुलबुला निकलेगा, और बुलबुला किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ाए थे आपको हम पहले वाले क्लास में कि मेटल जो हाँ। है चैप्टर 1 में, मेटल जो है हाइड्रोजन हटा देता है कहाँ से, डाइल्यूट एसिड से। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, कम जो कि पावर वाला का जगह ले लेता है। हाँ वो उसको हटा देता है और खुद उसके साथ कंपाउंड बना देता है। जैसे सोडियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, Na प्लस H2SO4, यहाँ पर H2SO4 आयन से टूट जाता है H2 में, और SO4 डबल माइनस में H2 प्लस और SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। अब सोडियम यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, बनाता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक मेटल जो है, एक रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, टू कैसे आया? Na का पावर टू। वैलेंसी यहाँ पर लिखे हैं, सल्फेट की वैलेंसी 2 है ना, हाँ। तो जब हम लोग कोई बाइनरी कंपाउंड लिखते हैं तो फॉर्मूला को ट्रांसपोज करते हैं, अच्छा। तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ लिखी गई, सोडियम वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ लिखी गई। तो कल भी हम बताए थे आपको। तो
सोडियम जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो सोडियम सल्फेट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम सल्फेट जो होता है वो एक्वस स्टेट में होता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। इस तरह से मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो मैग्नीशियम सल्फेट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। कॉपर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया है कॉपर जो है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं देता है। मेटल जैसे कि नाइट्रिक एसिड हुआ, इसके साथ अगर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करता है, एक दो केस को छोड़ करके। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता। HNO3। अच्छा, HNO3, ये तो मतलब कि ये हाई एसिडिटी वाला एसिड, मतलब टॉप 3 में आता है ना एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में। पढ़ाए तो थे आपको हम, HCl, हाँ H2SO4 और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। भूल गए थे, अभी ध्यान में आया। पढ़े थे तो हम खुद ही एस चंद की बुक में। हमने पढ़ाए थे। हाँ, और एक और वो बताए थे एसिड जो आपका एक्वारेजिया, वो क्या है? बैक सोल्यूशन है। कौन सी का सॉल्यूशन है? इन्हें पता। HCl और HNO3 3:1 में फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, जो गोल्ड तक को घुला देता है अपने अंदर। क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो इसका आंसर ये रहेगा कि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी यह ऑक्सीजन देता है। HNO3 में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो जैसे हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होगा, वह क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा किसमें, वाटर में H2O बना लेगा। H2 ऑक्सीजन लेकर के H2O बन जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। जब नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में, तो नाइट्रिक एसिड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा किसी भी ऑक्साइड में अपने, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड में हो सकता है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में N2O में हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO में हो सकता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में हो सकता है। किसी भी अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वो चेंज हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। Very dilute nitric acid, however, react with magnesium and manganese metals to evolve hydrogen gas। बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है वह मैग्नीशियम के साथ में और मैंगनीज के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में एक्सेप्शन में है, इसको याद रखिएगा। वेरी डाइल्यूट का मतलब यह होता है कि इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, HNO3 एक्वा स्टेट में कैसा HNO3, डाइल्यूट HNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। उस तरह से मैंगनीज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, कैसा HNO3, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा। मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों की वैलेंसी जो है वो 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी वैलेंसी यहाँ आ गई, उसकी वैलेंसी वहाँ चली गई। मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखना MgNO3, मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होगी, नाइट्रेट की वैलेंसी यहाँ लिखेंगे 1, मैग्नीशियम वैलेंसी यहाँ 2, तो हो जाएगा MgNO3 इस तरह से लिखते हैं कंपाउंड का फार्मूला। बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया इज स्पेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्ग नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ कॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 भाग लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग लेंगे, और इन दोनों को मिला करके फ्रेश प्रिपेयर करेंगे अगर, तो वो हमारा एक्वारेजिया कहलाएगा। ये तो फ्रेश, सर मतलब सीमेंट का घोल बनाने वाला जैसा हो गया, जिससे वो मतलब ईटा सबसे घर बनाया जाता है ना। हाँ जो कह लीजिए।
तीन बालू HNO3, एक। हाँ हाँ हाँ, रेशियो है, HNO3 एक पार्ट लेंगे। अगर 1 ml HNO3 लिए हैं तो HCl कितना लेंगे, 3 ml लेंगे, तो हमारा 4 ml क्या बनेगा, एक्वा रेजिया बनेगा। और HNO3 और HCl दोनों ही कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कॉम। ऐसे याद रखिएगा HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ज़्यादा, इसलिए इसका एक के भाग लेंगे। HCl थोड़ा वीक होता है, इसलिए इसका कितना लेंगे, 3 भाग लेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, वही मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में सजा दिया गया है और डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के क्रम में सजाया गया है, यही कहलाएगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे ऊपर पोटासियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, इस तरह से है। पोटासियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो नीचे वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अगर मान लीजिए आपको कह रहा है सोडियम रिएक्ट करता है जिंक सल्फेट के साथ, क्या बनेगा, ये हो जाएगा NaSO4 और प्लस Na2SO4, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। Na2SO4 प्लस Zn। हाँ। हाँ, अगर आपसे कहेगा Na2SO4 प्लस Zn, क्या बनेगा, ये तो फिर ऊपर वाला रिएक्शन बन जाएगा Na प्लस नहीं Zn। नहीं, नो रिएक्शन। अच्छा। जिंक जो है, जिंक वो क्या है, सोडियम से नीचे के ऊपर है, नीचे है ना, तो जिंक डिस्प्लेस नहीं कर सकता है सोडियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो अच्छा। कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट को, ऊपर वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए नो रिएक्शन होगा। सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये सभी जो हैं हाइड्रोजन से भी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो भी हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर सकेगा, जो भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर सकेगा हाइड्रोजन को एसिड से या किसी सॉल्यूशन से। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर भी मेटल है, नीचे भी मेटल है, और बीच में हाइड्रोजन को लिया गया है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्यों हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है, और उसी को मापने का ये पैमाना बनाया गया है कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन वाले एलिमेंट्स। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि दो हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। इसका यह कारण है कि मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयंस बनाता है, H+, इसलिए हाइड्रोजन को मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। क्लियर है। हाँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी मेटल जो है उस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। कब होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब जो मेटल, दूसरा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा पहले वाले मेटल से, तब डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर नहीं होगा रिएक्ट, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा वहाँ पर। वही जैसे अभी बताए थे जिंक वाला और सोडियम वाला, वही इसका उदाहरण भी है एक तरह से। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O, ब्लू होता है कलर में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में।
जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं। जब जिंक मेटल के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिंक के टुकड़े को डाल देंगे किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, CuSO4 सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। और रेड ब्राउन मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का मेटल जिंक के स्ट्रिप पर। ये जिंक अगर लिए हुए हैं, इसके ऊपर कैसा कलर हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। और रेड ब्राउन कलर इसके ऊपर इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉपर जो है वह जिंक को डिस्प्लेस कर करके उसकी जगह पर जमा हो जाता है, या ऐसा कहें कि जिंक जो है डिस्प्लेस होकर के कॉपर की जगह पर आ जाता है, तो ज़्यादा सही रहेगा। जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देता है, तो वो कॉपर जो है यहाँ पर इसके मेटल के स्ट्रिप पर बैठ जाता है, और सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कलर जो है उसका वो खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ब्लू कलर से। आइए इसको आपको हम एक उदाहरण के साथ एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो बीकर में लिया गया है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का है ना, दिख रहा हाँ है। और यह जो है, यह जो है आपका, ये है जिंक, जिंक का स्ट्रिप, पत्ती है जिंक का। अब इसको इसमें डाल दिया जाएगा, इस तरह से डाल दिया गया। धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर जो है यहाँ से कॉपर जो है, ये कॉपर इसमें से निकल निकल कर जिंक के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, और यहाँ से आपका जो जिंक था यह जाकर के सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट बनाने लगेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था CuSO4 का, इसमें क्या मिला, जिंक मिला। जिंक क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 बना लिया, और कॉपर अलग हो गया। कॉपर अलग हो गया, जब कॉपर नहीं रहेगा इसमें, इसका कलर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, यह जो सॉलिड है इसके ऊपर में रेड ब्राउन कलर का डिपोजिट हो जाएगा। रेड ब्राउन कलर क्यों हो जाएगा, यही रेड ब्राउन कलर आ जाएगा इसके ऊपर। रेड ब्राउन कलर क्यों आएगा, क्योंकि इस पर कॉपर जमा हो गया है, और कॉपर का कलर जो है वो रेड ब्राउन होता है। ये किसका उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। देख सकते हैं जिंक का स्ट्रिप है, इसके अंदर जिंक के मॉलिक्यूल्स हैं, कॉपर सल्फेट में कॉपर का मॉलिक्यूल है। अब जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से। वही चीजें होंगी यहाँ पर, कॉपर वहां पर जाकर के रिड्यूस हो जाएगा, जिंक का वहां से एटम हट जाएगा और कॉपर वहां पर डिपोजिट होने लगेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिंक जो है वो यहाँ से हट करके सॉल्यूशन में आ गया, जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर जो है यहाँ से जाकर फिर इसके ऊपर डिपोजिट होने लगा। कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है, इसलिए हमको स्ट्रिप के ऊपर रेड ब्राउन डिपोजिट नजर आया। उसी तरह से अगर आयरन की बात की जाए, आयरन जो होता है ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अगेन रिएक्शन जब होगा तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आयरन सल्फेट में हमने कॉपर के स्ट्रिप को डाल दिया है तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर आयरन को उसकी जगह से हटा नहीं सकता है, इसलिए वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। क्लियर है। हाँ। कॉपर कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अगर देखा जाए, तो जब कॉपर मेटल के स्ट्रिप को सिल्वर नाइट्रेट में डुबा के छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे करके ब्लू हो जाता है, और शाइनी ग्रे व्हाइट डिपॉजिट जो है सिल्वर का कॉपर के स्ट्रिप पर आ जाता है। इसको हम रिएक्शन से आपको दिखाएंगे। इस तरह इसको डुबा करके छोड़ दिया गया। पहले आयरन नील के ऊपर कुछ भी नहीं था, सिल्वर कलर का था। 20 मिनट के बाद देखा गया जब निकाल के इसको, तो इसके ऊपर ये देखिए ये कॉपर का डिपॉजिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कॉपर रेड ब्राउन कलर में। ये सब मतलब सॉलिड हो जाएगा कॉपर जम के, या फिर मतलब सॉलिड थोड़ा सॉलिड सा? सॉलिड सॉलिड देखिए, रस्टी है यहाँ पर, सॉलिड है, अच्छा ठीक। इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया ना।
इस तरह से यहाँ पर से आयरन का एटम्स निकल जाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर यहाँ से जा करके इसके ऊपर डिपोजिट होने लगेगा, एक कॉपर यहाँ कॉपर। अब आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाएगा, ब्लू टू ग्रीन। क्लियर है ये वाला? ये सिल्वर नाइट्रेट है, 100 ml की बॉटल है, इसमें रखा गया है, सिल्वर नाइट्रेट को लिया गया है AgNO3, और ये स्प्रिंग जो है ये कॉपर का बना हुआ है, यानी तार को कॉइल कर दिया गया है, वही कॉपर हो गया, कॉपर स्प्रिंग बन गया। अब इसको उसमें डाल दिया जाएगा। इस तरह से इसको डाल दिया गया। धीरे धीरे करके क्या होगा, कॉपर वहां से निकल करके सॉल्यूशन में चला जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और सिल्वर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। तो कॉपर का रंग बदल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। यहाँ पर रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं दोनों में कितने का अंतर आ गया। है ना, सामने से देखने से समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। सिल्वरी ग्रे रंग हो गया इसका। ये कॉपर का क्वाइन है, कॉपर के क्वाइन को डाला जा रहा है, तो अगेन फिर वही होगा, सिल्वर का डिपोजिशन होगा, कॉपर वहां से हटता चला जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर इतने जगह पर, यहाँ इतने जगह को पानी में डुबाया गया था उसमें सिल्वर नाइट्रेट में, तो इसके ऊपर सिल्वर का डिपोजिशन हो गया, कॉपर यहाँ से हट गया, इतनी जगह पर कॉपर है, तो ये रेड ब्राउन कलर है, ये ग्रे है, सिल्वरिश ग्रे। ग्रेइश वाइट डिपोजिट हो गया सिल्वर का कॉपर स्ट्रिप पे। तो सिल्वर नाइट्रेट जो था कलरलेस सॉल्यूशन था, व्हाइट लिखे थे अभी, व्हाइट भी नहीं कलरलेस था। इसमें जब कॉपर को डाला गया जो कि रेड ब्राउन कलर का है, कॉपर क्या किया यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लिया। कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और अगेन यहाँ सिल्वर जो है वो डिपोजिट हो जाएगा ग्रेइश वाइट कलर का सबस्टांस के ऊपर। तो ये रिएक्शन को इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है मेटल्स का, तो मेटल रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, पोटासियम क्या बनाएगा, पोटासियम क्लोराइड बनाएगा, कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, आयरन आयरन क्लोराइड बनाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। अब आयरन और एल्यूमिनियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनके ऊपर एक जो है परत भी चढ़ा होता है ऑक्साइड्स का। और मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होता है, ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। और जो है हाइड्राइड होते हैं, मेटल हाइड्राइड, वो कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होता है, याद रखेंगे। मेटल हाइड्राइड जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन नॉन मेटलिक हाइड्राइड जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं हीटेड सोडियम के ऊपर, सोडियम को हीट करके इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, फॉर्मूला NaH, हाइड्राइड का फॉर्मूला 1, वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, तो NaH बन जाएगा। ठीक है, पोटासियम हाइड्राइड KH बनेगा। क्लियर है? तो जिस तरह से नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़े थे, उसी प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों को नॉन मेटल की पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वह है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं।
नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों ही होता है। नॉन मेटल के जहाँ पर कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में, वहीं पर नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक का जिसका मतलब है, नेचर है हाँ, नेचर जिसका नेचर एसिडिक हो, यानी कि वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा, कौन सा रिएक्शन देगा? न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। अगर तो बेस के साथ रिएक्शन होगा नॉन मेटल्स ऑक्साइड का, नॉन मेटल ऑक्साइड का, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। वहीं अगर देखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो यह भी एसिडिक नेचर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही क्या है नेचर में? एसिडिक है। वहीं अगर बात करें वाटर का H2O का, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, तो ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका pH वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं? 7 होता है वाटर का। एसिडिक का pH वैल्यू जो होता है वो लेस देन 7 होता है। जो भी नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। एक जगह पर हम पढ़ाए थे आप लोगों को, एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाए होंगे कि जो वर्षा होती है, रेन वाटर जो होता है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कैसे? कैसे नहीं, क्यों? रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जबकि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसका कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी जो है गैसेस वायुमंडल में कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट हैं। जब वर्षा होती है, वह वर्षा भी जो बूंद है वो तो भी डिस्टिल वाटर ही होता है, लेकिन जब वह बूंद एटमॉस्फेयर में गिरता है तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस होते हैं वह उसमें घुल जाते हैं और जनरली क्या होता है? वीक एसिड्स बनाते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इस सब तरह के वीक एसिड्स बनाते हैं और इन्हीं वीक एसिड के कारण जो होता है हम इलेक्ट्रिसिटी वो वाटर कंडक्ट करता है। तो जब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो एसिड का फॉर्म करते हैं, एसिड को फॉर्म करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ये एसिड फॉर्म होता है वह वीक होता है। जो भी एसिडिक ऑक्साइड के, नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड के सॉल्यूशन होंगे वो ब्लू लिटमस को रेड कर ही देगा, इसलिए कर देगा क्योंकि वो एसिड में जाएगा तो कलर को चेंज करना लिटमस का प्रॉपर्टी है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा सफिशिएंट अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा इनसफिशिएंट अमाउंट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा।
तो कार्बन ही कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि सफिशिएंट अमाउंट हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनसफिशिएंट रहेगा, कार्बन की मात्रा इनसफिशिएंट रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा इनसफिशिएंट रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि कितना ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। सेम ही लकड़ी को जला रहे हैं, सेम वुड है, लेकिन उसको जलाने पर कभी हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है तो कभी हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका रीज़न यही है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ घुल करके कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है H2SO3। इसको याद रखिएगा, दोनों वीक एसिड ही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फेट जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे, ये सभी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, या दर्शाते हुए कि ये एसिडिक होते हैं नेचर में। इन एसिडिक ऑक्साइड्स को ही एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहा जाता है। एसिडिक ऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? एसिड एनहाइड्राइड, याद रखिएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स like CO2, SO2 are also known as acid anhydride। इस बात की गारंटी है कि जितना पेपर में पढ़ाऊंगा, जितना पन्ना, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। यदि उतना याद है तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं रहेगा एग्जाम का, CBSE बोर्ड का। फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कंबाइन करता है, तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, फॉर्मूला P2O5, नाम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कभी कभी फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड भी बनता है। जहाँ पर हमने देखा कि कुछ जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है एसिडिक होते हैं, वहीं पर कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यह न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो वाटर बनता है वह भी न्यूट्रल ऑक्साइड ही होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो हैं वह इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं, इसलिए वो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जबकि मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। जबकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आप लोग काम कीजिएगा, एक इस तरह से बनाइएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एक बार यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। नंबर 1 में ये क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। नंबर 2 में इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता है। नंबर 3 में इसमें क्या नहीं होता है, इसमें होता है। ऐसे कर बनाएंगे। उसके बाद एक बार इसमें केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी को भी किसके साथ क्या रिएक्शन देता है उसको लिख करके उसको याद रखेंगे। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा? तो जनरली वाटर के साथ या स्टीम के साथ में नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोजन गैस देने के लिए। जबकि यहाँ पर हम लोग बात करें अगर मेटल का, तो मेटल रिएक्ट करता था वाटर के साथ, हाइड्रोजन गैस देता था। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स अंतर है दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में। कारण क्या है, क्यों मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता था, और क्यों नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकते हैं? तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट।
या दे हैव इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट, उनके पास इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, यानी कि दे आर डोनर। क्या होते हैं? डोनर होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसी भी आयन को रिड्यूस होकर के और एटम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आयन को जो है रिड्यूस करा देता है एटम में, जबकि नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर होते हैं। इस कारण से वो आयन को, यानी हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन एटम में नहीं बदल पाते हैं, और जब तक हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं आएगा वो अपनी गैसीय प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा। तो इस कारण से नॉन मेटल्स जो होते हैं वह वाटर के साथ रिएक्ट करके या स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं नॉन मेटल के द्वारा। कारण यही है, एक्सेप्टर और डोनर वाली बात है। तो ये मुझे लगता है क्लियर है। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स जो हैं डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करते थे, क्या बनाते थे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कारण फिर से वही है, क्योंकि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नॉन मेटल, तो वह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को नहीं दे पाता है और एसिड से उनको रिड्यूस नहीं कर पाता हाइड्रोजन गैस में, इसलिए वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो वाटर के साथ रिएक्ट या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करने का और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने का सेम रीजन है, बिकॉज नॉन मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयंस टू रिड्यूस देम इनटू हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी बात है, नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, जब रिएक्शन नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं करेगा। सॉल्ट के साथ नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वह कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे क्लोरीन गैस जो होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और क्लोरीन से फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब सोडियम ब्रोमाइड पर क्लोरीन गैस को छोड़ा जाता है या डाला जाता है, पास कराया जाता है, तो यह क्लोरीन गैस चूँकि ज़्यादा एक्टिव होता है ब्रोमीन की तुलना में, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाता है, और ब्रोमीन यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में बच जाता है डिस्प्लेस होकर के। तो जिस प्रकार से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, उसी प्रकार से नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, जिस तरह से मेटल का रिएक्शन देखे थे क्लोरीन के साथ, उसी तरह से नॉन मेटल का भी रिएक्शन देखना है क्लोरीन के साथ। मेटल्स जो हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक क्लोराइड बनाते थे, याद है? परंतु नॉन मेटल जो हैं वो कोवलेंट क्लोराइड बनाएंगे। कोवलेंट क्लोराइड, आयनिक क्लोराइड जो थे वो इलेक्ट्रोलाइट होते थे, यानी कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती थी, जबकि नॉन मेटल के जो कोवलेंट क्लोराइड्स होंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, यानी नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और नॉन मेटल के क्लोराइड जनरली जो है लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि आयनिक क्लोराइड जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। कोवलेंट क्लोराइड बनने का कारण अगर पूछा जाए तो सेम वही कारण है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, जबकि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं आयनिक क्लोराइड बना करके। हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में और क्लोरीन गैसेस स्टेट में जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है HCl, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है ये कोवलेंट होता है नेचर में। फास्फोरस नॉन मेटल है,
क्लोरीन के साथ जुड़ करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है, जिसका बात हम पहले किए थे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉर्मूला PCl3। कोवेलेंट क्लोराइड यह भी होता है। चूंकि नॉन मेटल का क्लोराइड है, जब देखेंगे नॉन मेटल का क्लोराइड बना हुआ है, सिंपली कहेंगे कि ये क्या है, कोवेलेंट क्लोराइड है। इसी प्रकार से कार्बन क्लोरीन के साथ मिलकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। यह भी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता है। अब कारण अगर है तो वही बात है, कोवेलेंट का क्लोराइड इसलिए बनाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं क्लोरीन एटम को रिड्यूस होकर के क्लोराइड आयंस बनाने के लिए। इनके पास होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर सके, और इस कारण से ये कोवेलेंट क्लोराइड बनाएंगे। तो जितना भी नॉन मेटल का अधिकतर क्वेश्चन है वह इससे आपका डील हो जाएगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है डोनेट करने के लिए, ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये देख करके उसमें टिक मारना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, यही पूछ रहा है कुछ और। नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर देखा जाए तो नॉन मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए, और नेचर कोवेलेंट होगा। मेटलिक हाइड्राइड जो था उसका नेचर कैसा था, आयोनिक था। उस समय बताए थे कि मेटलिक हाइड्राइड जो होते हैं उनका नेचर आयोनिक होता है, तो नॉन मेटलिक हाइड्राइड जो बनेंगे उनका नेचर कोवेलेंट होगा। जनरली मेटल्स का जो भी रिएक्शन है उसका अपोजिट रिएक्शन नॉन मेटल्स को करता है। जैसे सल्फर हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है H2S, और ये नेचर कैसा होता है इसका, कोवेलेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन मेटल के हाइड्राइड क्या होते हैं, ए रहेगा आयनिक, बी कोवेलेंट, आयनिक और कोवेलेंट, आयनिक एंड कोवेलेंट। तो आप उसमें टिक मारिएगा कोवेलेंट क्लोराइड्स। अगर बात की जाए हाइड्रोजन सल्फाइड के स्मेल की, कि इसका स्मेल कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, तो इसका स्मेल जो होता है वह रॉटन एग्स के जैसा होता है, सड़े हुए अंडों की तरह होता है। यह एक पॉइजनस गैस होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका की जो स्मेल होता है वो रॉटन एग्स के जैसा होता है। क्लियर है? एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया फॉर्म करता है। अमोनिया गैस फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। अमोनिया जो होता है यह भी एक कोवेलेंट हाइड्राइड है। जितने भी कोवेलेंट हाइड्राइड होंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, और नॉन मेटल हाइड्राइड जो होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी पूरा कर लिया। थोड़ा सा इस्तेमाल देखते हैं, यूज़ क्या है मेटल का और यूज़ क्या है नॉन मेटल का। तो मेटल के कुछ यूज़, जैसे मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्रोसेस में मेलिएबल्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, और फैक्ट्री के उपकरण बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने के कारण, डक्टिलिटी अच्छी होने के कारण कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में किया जाता है। आयरन का इस्तेमाल क्या कहता है, अमोनिया गैस फॉर्म करने में हैबर्स प्रोसेस के द्वारा, यही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया बनाया जाता है इससे। जिंक का इस्तेमाल गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है, किस पर, आयरन पर। आयरन को हम लोग जानते हैं, आयरन क्या होता है, मॉइस्चर लगने के कारण रस्ट में परिवर्तित हो जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं इसको। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिंक की। जिंक जो होता है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेस रिएक्टिव होता है, और इस पर जल्दी जंग नहीं लगता है, कोरोड नहीं होता है। इस कारण से जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, और जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा। दूसरा एक बार क्या कहता है, एल्यूमिनियम का परत चढ़ाया जाता है। एल्यूमिनियम के परत चढ़ाने को एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, जिंक की परत चढ़ने को गैल्वेनाइजेशन, और आयरन के परत चढ़ने को एनोडाइजिंग।
क्रोमियम और निकेल मेटल का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है और स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते होंगे घर वगैरह में जो टैप होते हैं, मेटल्स के टैप होते हैं, नल होते हैं या शार होता है जो चमकता है, चमकदार होता है, तो उस पर चमकीला जो परत होता है वह क्रोमियम या निकेल का होता है। क्रोमियम और निकेल उसको चमकदार ही बनाते हैं और रस्टिंग से भी बचाते हैं, पानी वानी के फ्रिक्वेंट इस्तेमाल से वो ख़राब नहीं हो उससे बचाते हैं। अब बहुत जगह पर खिड़की जो बनने लगे हैं उसमें भी निकेल का या क्रोमियम के प्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भोजन को पैक करने के लिए, मेडिसिन को पैक करने के लिए किया जाता है। गोल्ड फॉइल या सिल्वर फॉइल जो होते हैं उनका इस्तेमाल स्वीट्स, मिठाई को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। चांदी का वर्क लगा करके या सोने का वर्क लगा करके दिया जाता है भोजन पर। मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। सोडियम का, टाइटेनियम का, जिरकोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी में और स्पेस साइंस रिसर्च में किया जाता है। जिरकोनियम मेटल बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसका काम बुलेट प्रूफ ऑयल स्टील को बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जिरकोनियम का ZR। लीड का इस्तेमाल कार बैटरीज में किया जाता है और ये हार्मफुल होता है लीड ह्यूमंस के लिए और पॉइजनस भी। नन मेटल का इस्तेमाल देखते हैं, जिस तरह से मेटल का इस्तेमाल होता है वैसे ही नन मेटल का भी यूज होता है, इंपॉर्टेंट यूज होता है, इसलिए नन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी में किया जाता है। ये कार्बन एंड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं पहले ही कि हाइड्रोजनेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होता है। निकेल या पैलेडियम को डाला जाता है जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल गाड़ी के या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है। ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिल्स बनाने में की जाती है। स्पेस में जो व्हीकल लॉन्च होता है उसके नोज पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन को पाउडर्ड फॉर्म में गाड़ी के लुब्रिकेटिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड कंट्रीज में, जहां पर कि ऑयल सूख जाते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। अमोनिया इनर्ट होता है, इस कारण से इसको फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के भी काम में लाया जाता है। सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन और नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव्स के रूप में किया जाता है। एक्सप्लोजिव बनाने में भी किया जाता है। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब है मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा दूसरे नॉन मेटल के साथ तो वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अगर तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन कोवलेंट क्लोराइड बनेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिंक करता है एटम्स को या आयंस को किसी मॉलिक्यूल में, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये तो आयनिक बॉन्ड पढ़ा है तो उस समय में बताए ही थे। नोबल गैस इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब क्या हुआ, किसी और अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
इसका कारण क्या है? इनर्टनेस का कारण। तो नोबल गैस जनरली अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेने देता है। इसका दो वजह है, दो रूल हमने बताया था आपको, डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट रूल कहता है कि एक किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि दो इलेक्ट्रॉन है और उसके पास केवल एक ही सेल है, ओनली वन सेल, तो वह एटम जो है स्टेबल होगा। जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वह 2 है, इसके के सेल में एक ही सेल ही है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पूरा सेल फुलफिल है, यानी ये क्या होगा? स्टेबल होगा, इनर्ट होगा। दूसरा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वह एलिमेंट जो है वो स्टेबल माना जाएगा। यदि किसी एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह एलिमेंट जो है वो स्टेबल माना जाएगा। तो चूंकि जितने भी नोबल गैस होते हैं वह ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, इस कारण से ये केमिकली इनर्ट होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। तो बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं वह भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं ताकि नोबल गैस के ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सके। इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका एटम केमिकल रिएक्शन में भाग इसलिए ही लेता है ताकि वह अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके या अटेन कर सके, और उससे क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल बनने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए, या तो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा या फिर उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। और या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब भी और इलेक्ट्रॉन को लूज करे तब भी वहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, या तो आयोनिक ही बनेगा यदि वो गेन या लूज कर रहा है। अगर तो वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वहाँ उस केस में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवलेंट या आयनिक दोनों ही बॉन्ड बना करके वो एलिमेंट का एटम जो होगा अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा और स्टेबल होगा। जैसे कार्बन के बारे में मैंने बताया था, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वह चाहता है कि किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन उसको कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। ये दूसरे एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन का संधि करता है और म्यूचुअल बॉन्डिंग से या म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड का निर्माण करता है, और इसका बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है। ऑन द अदर हैंड जितने भी मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल के साथ जुड़ करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ। ये सब पहले ही पढ़ा चुके हैं, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। आयंस क्या होते हैं? वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि चार्ज जाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके आयन कहलाते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एनायन और कैटायन। एनायन क्या होंगे? निगेटिवली चार्ज आयन एनायन कहलाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन कहलाएंगे। बनेगा कैसे कैटायन? जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, कोई मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि माइनस चार्ज संख्या कम हो जाती है। तो जितने मेटल्स होते हैं वो सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कि कैटायन बनाते हैं। एनायन किसके द्वारा बनाया जाएगा? एनायन नॉन मेटल के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अधिक नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करते हैं, और इस वजह से उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी जो है नॉन मेटल्स हैं, इन सब के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कैसे होंगे? ये एनआयन होंगे। ये कार्बन कंपाउंड में भी मैंने इसके बारे में पूरा चर्चा किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैंने वहाँ बताया है आपको
कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम लोग उसको लिखते हैं, और यहाँ अगर आपको क्लोरीन के एनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना हो तो आप सिंपली क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे और उसके ऊपर एक माइनस चार्ज दे देंगे। ये माइनस चार्ज इस बात को डिपिक्ट करेगा कि ये किसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अगर माइनस चार्ज ऊपर दिया हुआ है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इट इज एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वहीं पर अगर प्लस चार्ज रहेगा इसका मतलब इसे सोडियम है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और उसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, तो उस प्लस चार्ज का मतलब है कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और तब ये स्टेबल हो गया है। आयनिक बॉन्ड वह केमिकल बॉन्ड होता है जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनाया जाता है, उसी को आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर याद रखने का आवश्यकता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में अधिक होता है, क्लोरीन के पास एक कम होता है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हमको सोडियम क्लोराइड दर्शाना होगा आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, तो हम दर्शाएंगे कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो Na+Ca- बन जाता है। उसी तरह से कैल्शियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 8 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्लोरीन के 2 एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए यानी कि एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये आयनिक कंपाउंड की बात हो गई। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने विस्तार से आपको वहाँ कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया हुआ है, आप उस पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर भी एक बार चलिए रिवाइज करा देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और इसको कोई डोनर या एक्सेप्टर नहीं मिल रहा 4 इलेक्ट्रॉन का, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो जब कोई नॉन मेटल कंबाइन करेगा दूसरे नॉन मेटल के साथ में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, हमेशा इस बात को याद रखना है। और 3 तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इस सारे को इलस्ट्रेशन मेथड से मैंने बताया हुआ है कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम देगा और उसके बीच में शेयरिंग होगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन के एटम आपस में मिलकर Cl2 बनाते हैं और ये कैसा होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। वहीं पर जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर के मीथेन बनाता है, इसमें भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें कार्बन क्लोरीन के साथ मिलकर के सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन विनर मेटल, क्लोरीन विनर मेटल, कार्बन विनर मेटल, हाइड्रोजन विनर मेटल, जब दो नॉन मेटल मिलेंगे तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर तो 4 5 हो कंपाउंड का नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा बॉन्ड है इसमें, तो देखेंगे किससे किससे मिलकर बना है। अगर तो मेटल नॉन मेटल मिलकर बना है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। यदि तो नॉन मेटल मिलकर बना है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने की संभावना है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें लगेंगे। जैसे ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन खाली होता है, लेस होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लेस होता है ऑक्टेट से, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करते हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कारण से। कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है।
C2H4, C2H4 क्या है? अल्केन अल्किन अल्काइन, तो CnH2n है। CnH2n जो है वो अल्कीन का फॉर्मूला होता है। एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। ये भी डबल कोवलेंट बॉन्ड का उदाहरण है। जितने भी अल्कीन हैं वो सभी डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। ये सब मैंने कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? जितने भी अल्काइन होंगे जनरली, जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 रहेगा, वो सभी क्या होंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल होंगे। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे नाइट्रोजन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। C2H2 इथाइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये अभी क्या है? अल्काइन है। CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला होगा। तो ये इस तरह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ट्रिपल कोवलेंट। जब भी हम लोग देखेंगे किसी कार्बन कंपाउंड में या किसी कंपाउंड में 2 या अधिक नॉन मेटल्स जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एक बार कि ये इसमें जो है कोवलेंट कंपाउंड होगा ये, और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होंगे ही। जैसे H2S है, हाइड्रोजन और सल्फर दोनों ही नॉन मेटल है, इसलिए कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड है और इसके बीच में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। अगर तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, सल्फर के पास 2, 2 4, 1 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से सल्फर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर आपको H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए आता है तो आप ये लिखेंगे उसको, या अगर आपको MCQ में ही पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S, तो उसको वैसे ही टिक करेंगे। प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड का, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, सॉलिड के रूप में, क्रिस्टलाइन वाले क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे शुगर क्यूब है, सॉल्ट क्यूब है, तो शुगर या सॉल्ट जो होते हैं जनरली आयनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट आयनिक कंपाउंड में देखिएगा दानेदार क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं और बिटर होते हैं, तोड़ने की कोशिश करें तो टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है। सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड होती है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉयल करेंगे तो 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होगा। तो बहुत ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि इनके एटम्स के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड में आते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जितना हीट एनर्जी देंगे हम तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता हो वही इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसके जब ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक या आपका हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस कारण से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड। अगर पूछा है क्यों होता है, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है अपोजिट चार्ज आयन के बीच में। जनरली आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे? जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनसे कंडक्ट होता है मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में। कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं। आयनिक कंपाउंड में कोई दिक्कत? नहीं। सॉलिड के स्टेट में जैसे ग्लूकोज हो गया, गन्ने का केन शुगर हो गया, यूरिया हो गया, आयोडीन है, नेप्थलीन है, ये सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट की बात की जाए कोवलेंट की तो अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि गैस की बात की जाए तो मीथेन, इथेन, मिथीन, इथीन, क्लोरीन, इथाइन, ये सभी जो है ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। अल्कोहल को यदि आप हाथ पे डालेंगे तो हाथ का टेम्परेचर लेकर के उड़ जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही कम होता है। नेप्थलीन जैसे
नेफ्थलीन बॉल्स घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको रखिएगा तो धीरे धीरे करके अपने आप वो उड़ता चला जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाता है अपने आप। कार्बन टेट्राक्लोराइड 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका बॉयल कर जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके एटम्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसी कारण से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेन पॉइंट यही है इसका। डायमंड और ग्रेफाइट इसके एक्सेप्शन है। डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड होता है, ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर रिजिड होता है, और इसी कारण से अपने स्ट्रक्चर के कारण दोनों का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये अभी हम लोगों ने कवर किया हुआ है कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, दिक्कत हो तो उसको देख सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका अल्कोहल है, ईथर है, इससे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ। वाटर जो है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हुआ। तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको। इस तरह से करके मेटल नॉन मेटल चैप्टर यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। इसमें सारे टॉपिक को जो भी आप लोग के सिलेबस में है उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है। ये देखिए मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या पढ़ रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ चुके, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिए, फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ लिए, साथ में कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ लिए। पूछेगा तो भी ठीक है, नहीं पूछेगा तो भी पढ़ के रखे हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह करके मेटल नॉन मेटल चैप्टर हमारा क्लियर हो गया।